हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज हम कर रहे थे और उसी सीरीज़ का ये हमारा अगला पार्ट है। इसमें हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व और इस चैप्टर का ये हमारा चौथा पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके जो प्रीवियस 3 पार्ट है वो नहीं देखे हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके सभी पार्ट्स देख सकते हैं, पहले चैप्टर से लेके यहाँ तक। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड के जो प्रमुख उत्सव या महोत्सव हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। उत्तराखंड की जो प्रमुख यात्राएं हैं, ठीक है, उनको देखेंगे, छोटा जो इसमें दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्सवों से। सबसे पहला उत्सव आता है नौठा कौतिग उत्सव, ठीक है। देखिए, यहाँ से जो प्रश्न पेपर में बन सकते हैं केवल वही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, नौठा कौतिग उत्सव की बात करें तो ये बैसाख के या तो 5वें या फिर ज्येष्ठ का जो पहला सोमवार होता है यहाँ पर ये मनाया जाता है। बैसाख का या तो 5वां सोमवार होगा या ज्येष्ठ के महीने में जो पहला सोमवार आएगा उस वक्त ये मनाया जाता है नौठा कौतिग उत्सव। इसमें किया जाता है, इसमें एक दूसरे जो गांव वाले होते हैं ना, एक दूसरे गांव के लोग वो आपस में एक दूसरे पे पत्थरों की वर्षा करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पत्थरों की वर्षा कौन से उत्सव में की जाती है, तो नौठा कौतिग उत्सव में की जाती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला कि आदि बद्री धाम जो कि चमोली में है वहाँ पे नौठा कौतिग को किस नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि नौठा कौतिग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हिमालय उत्सव या महोत्सव भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न बनेगा कौन से उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, नौठा कौतिग महोत्सव या उत्सव। और कहाँ बोला जाता है इसको अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो आदि बद्री धाम जो कि चमोली जनपद में स्थित है। दूसरा है हमारा इसके अंदर जो प्रमुख उत्सव वो है गेंदी का कखोटी उत्सव। तो गेंदी का कखोटी उत्सव की बात करें तो उत्सव की जो ये परंपरा है, जो इसकी थीम है बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, पांडवों से जुड़ी हुई है। आपको डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा उत्सव पांडवों से जुड़ा हुआ है, तो वो है गेंदी का खखोटी उत्सव, ठीक है। बसंत पंचमी में बैसाखी तक, बसंत पंचमी से बैसाखी तक, ठीक है, इसके बीच के अंतराल में ये मनाया जाता है। कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो पौड़ी में मनाया जाता है ये वाला त्यौहार और किससे रिलेटेड है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, पांडवों से ये रिलेटेड है। अगला है सुरकुंडा उत्सव। तो सुरखंडा उत्सव की बात करें तो सुरखंडा देवी मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। फिर है ग्रीष्मो उत्सव। ग्रीष्मो उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है संस्कृति एवं जो पर्यटन विभाग है, ठीक है, उसके द्वारा अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ग्रीष्मो उत्सव की बात करें तो अल्मोड़ा में इसका आयोजन होता है। ऐसे ही शरद उत्सव भी मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन ये कई सारे जिलों में लगता है, जैसे अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है, पिथौरागढ़ चमोली में लगता है, ठीक है, रानीखेत में भी लगता है, अलग अलग जगह लगता है। लेकिन ग्रीष्मोत्सव की बात करें अल्मोड़ा में इसका आयोजन होता है संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के द्वारा। अगला है हिल यात्रा उत्सव। देखिए, हिल यात्रा उत्सव की बात करें तो चरवाहों एवं कृषकों का उत्सव है। आपको प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा उत्सव चरवाहों का है या कृषकों का है, तो कौन सा है, हिल यात्रा उत्सव, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो धान की रोपाई के समय पिथौरागढ़ में पर्टिकुलर ये मनाया जाता है, ठीक है। मेनली कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ की जो सोर घाटी है वहाँ ये मनाया जाता है, ठीक है। आपको प्रश्न बन सकता है जो हिल यात्रा उत्सव है कब मनाया जाता है, तो धान की रोपाई के समय। और अगर ऋतु पूछ ली जाए कि उस समय ऋतु कौन सी होती है, तो वर्षा ऋतु वहाँ पर होती है, क्योंकि आपको पता है धान कब लगाए जाते हैं, धान, तो धान की रोपाई होती है वर्षा ऋतु में, ठीक है। यह पश्चिमी नेपाल की देन है। तो हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है, जो नेपाल है उसकी देन है, ठीक है। नेपाल में भी अगर पर्टिकुलर पूछा जाए तो पश्चिमी नेपाल की देन है हिल यात्रा उत्सव। इसमें कौन सा डांस किया जाता है, प्रश्न बन सकता है, तो इसके अंदर स्वांग नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो हिल यात्रा उत्सव में कौन सा डांस किया जाता है, स्वांग नृत्य। फिर है हमारा रम्माण उत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं। कब मनाया जाता है, देखिए बैसाख के महीने में आयोजित होता है, ठीक है, रम्माण उत्सव। और चमोली के जो सलूड़ डुंगरा गांव हैं और सेलंग गांव हैं, ठीक है। तो चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव जो कि जोशीमठ ब्लॉक में है वहाँ पर ये मनाया जाता है। कई बार देखिए पेपर में तहसील पूछ लेता है, कई बार ब्लॉक पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 2 गांवों में मनाया जाता है पर्टिकुलर, देखिए अलग अलग जगह मनाया जाता है लेकिन यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है।
और इसको यूनेस्को की विश्व अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कब किया गया, यानी कि यूनेस्को की सूची में इसको कब शामिल किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को जो रम्माण नृत्य है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव कहीं पर इसको किरजी उत्सव भी बोला जाता है। ठीक है, और प्रत्येक 12 वर्ष में पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और अगर जनजाति पूछेगा तो भोटिया जनजाति का ये त्यौहार है। ठीक है, कंडाली उत्सव कौन मनाते हैं? भोटिया जनजाति मनाती है और प्रत्येक 12 साल में मनाती है। ठीक है, यानी कि 12 साल के अंतराल में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, अब यहाँ पर हम कुछ प्रमुख यात्राएं हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो शुरुआत कब होती है इस यात्रा की? इसकी शुरुआत होती है जून के पहले हफ्ते में, यानी कि जून शुरू में ही ये यात्रा शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिर तक ये यात्रा चलती है, यानी कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में जाके ये बंद होती है। ठीक है, अगर बात करें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक व्यक्ति को पूरी यात्रा करने में कितना समय लगता है, तो कितने दिनों की ये यात्रा होती है? 40 दिन की ये यात्रा होती है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिन की है? 40 दिन की है। आयोजनकर्ता कौन है, यानी कि इस यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए जो MEA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो भारतीय विदेश मंत्रालय है, वो ITBP हो गया और कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो इन तीनों के द्वारा इस जो यात्रा है इसका आयोजन किया जाता है। क्योंकि आपको पता है जो यात्रा जाती है वहाँ पर वीज़ा लेके जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्थल है वो किसके कब्जे में है? वो चीन के कब्जे पर है। ठीक है, चलिए अगला है भारत का अंतिम शिखर स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे इस यात्रा में जो अंतिम शिखर स्थल पड़ता है भारत में वो है नवी ढांग। ठीक है, भारत में स्थित अंतिम शिखर स्थल है। भारत का अंतिम बिंदु अगर पूछा जाएगा, अंतिम पॉइंट, तो लिपुलेख दर्रे से होकर ये यात्रा गुजरती है। और कई बार पेपर में प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन से दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है? तो ये जाती है लिपुलेख दर्रे से, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे पहले जब 1962 में युद्ध हुआ था उससे पहले ये यात्रा जो दूसरे दर्रे हैं जैसे नीति घाटी का दर्रा है, किंगरी बिंगरी दर्रा है, वहाँ से भी जाती थी। लेकिन जब दोबारा से शुरू किया गया 1981 से, तब फिर एक दर्रा फिक्स किया गया कि ये जो यात्रा है वो यहीं से होगी। ठीक है, देखिए 1962 से पहले फिर वही है, 1962 से पहले बिना वीज़ा के यात्रा होती थी। ठीक है, 1962 से पहले बिना वीज़ा की होती थी। 62 में भारत चीन युद्ध होता है, यात्रा बंद हो जाती है। पुनः कब शुरू हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1981 में यात्रा दोबारा शुरू होती है। ठीक है, दोबारा कब शुरू होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन से दर्रे से होके जाती है? लिपुलेख दर्रे से। फिर है यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा, वो है नंदा राजजात यात्रा। ठीक है, और बड़ी, देखिए 2 यात्राएं हैं, बड़ी और छोटी, दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंदा राजजात यात्रा बड़ी की। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का ये प्रतीक है। आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सी यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक मानी जाती है? तो वह है नंदा राजजात यात्रा। कहाँ से शुरू होती है? तो कांसुआ गांव जो है चमोली में, वहाँ पर एक जगह है नौटी, तो नौटी में जो नंदा देवी मंदिर है वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, होमकुंड तक जाती है और प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो नंदा राजजात यात्रा जो है कांसुआ गांव से लेकर होमकुंड तक जाती है। और कब मनाई जाती है? तो लगभग 12 साल के अंतराल में ये यात्रा मनाई जाती है। कुल दूरी की बात करें तो 280 किलोमीटर की ये कुल यात्रा है। पेपर में कई बार प्रश्न बनता है कि ये नंदा जो राजजात यात्रा है उसकी दूरी कितनी है, कुल दूरी, तो वो है 280 किलोमीटर। और ये 280 किलोमीटर जो है 19 या 20 दिन में कवर किए जाते हैं, यानी कि अवधि कितनी है? 19 से 20 दिन। जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा की अवधि कितनी थी? 40 दिन की उसकी टाइम था। ठीक है, यात्रा में आगे चलता है, तो यात्रा में आगे चलता है एक मेढ़ा। ठीक है, मेढ़ा यानी कि जो 4 सींगों वाला बकरा होता है वो यात्रा में आगे आगे चलता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी की डोलियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो कहाँ से? देखिए इस यात्रा में क्या होता है, जो अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग गांवों से लोग आते हैं, अपनी अपनी कुल देवियों की डोली लेकर आते हैं और यात्रा में शामिल होते हैं। तो कुमाऊं के लोग कहाँ से शामिल होते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि कुमाऊं के लोग नंदा राजजात यात्रा में कहाँ से शामिल होते हैं? ये होते हैं नंद केसरी से। ठीक है, जो कि यात्रा का 10वां पड़ाव है। ठीक है, अंतिम गांव की बात करें कि अंतिम गांव कौन सा है, तो अंतिम गांव है बाण गांव, यानी कि इसके आगे जो है वो कोई भी आबादी वहां पर नहीं मिलती है। ठीक है,
बाण गांव से ही लाटू देवता जो कि नंदा देवी के भारवाहक हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। तो प्रश्न बनता है कि जो लाटू देवता हैं वो नंदा देवी की यात्रा में कहाँ से शामिल होते हैं, तो वो होते हैं बाण गांव से, और ये इस यात्रा का अंतिम गांव है। ठीक है, इसके आगे कोई भी गांव नहीं पड़ता है, कोई भी आबादी वहाँ पर नहीं रहती है। ठीक है, फिर है महिलाएं शामिल होती हैं। तो महिलाएं कहाँ तक शामिल होती हैं ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये है जो पातर नचोड़ियाँ हैं, तो वहाँ से आगे महिलाएं नहीं जाती हैं इस यात्रा में, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पतार जो पातर नचोड़ियाँ हैं इसके आगे महिलाएं नहीं जाती हैं। ठीक है, रास्ते में आने वाला दर्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन से दर्रे से जो नंदा राजा यात्रा है वो जाती है। तो ज्यूंगराली दर्रा जो है ये नंदा राजा यात्रा से संबंधित है। ठीक है, इसी से यात्रा गुजरती है। अंतिम स्थान की बात करें तो होमकुंड है। ठीक है, यहाँ पे ये यात्रा जाती है। ठीक है, कांसुआ गांव से लेकर होमकुंड तक 280 किलोमीटर की यात्रा। होमकुंड कहाँ बसा है, तो जो त्रिशूली पर्वत है उसकी तलहटी में ये बसा हुआ है। और अगर बाई चांस पेपर में पूछ लिया जाए कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, या ये त्रिशूली पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 4061 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो होमकुंड है इसकी ऊंचाई है ये, ठीक है, 4061 मीटर। अगला है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हमारी अगली यात्रा, वो है नंदा देवी राजजात यात्रा छोटी वाली। ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। ठीक है, ये हर साल होती है। जो बड़ी वाली होती है वो हर 12 साल में एक बार होती है। अंतिम बार बड़ी वाली कब आयोजित की गई थी, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अगर प्रश्न बनता है, एक बार प्रश्न बन चुका है पहले भी, कि 20वीं सदी की जो प्रथम यात्रा हुई थी वो कब हुई थी, तो वो होती है 1905 में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, 2 प्रश्न है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। पहला कि राज्य गठन के बाद पहली बार कब हुई, ठीक है, और अंतिम बार कब हुई थी। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। दोनों का आंसर वैसे एक ही है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है नंदा राजा यात्रा जो छोटी वाली है, और कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो कुरुड़ गांव जो है, कुरुड़ से लेकर बेदनी बुग्याल तक ये यात्रा जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी जो नंदा राजा यात्रा होती है ये कुरुड़ से लेकर बेदनी बुग्याल तक जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए कुरुड़ को क्या कहा जाता है, नंदा धाम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा की बात करें तो इसे उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए 5वां धाम इस यात्रा को भी कह रहा है, और 5वां धाम आपको पता है जागेश्वर धाम को भी कहा जाता है उत्तराखंड का। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछना है। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी यात्रा को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, तो फिर आप खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए इनमें से किस बंधु समूह को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, तो फिर आंसर होगा जागेश्वर धाम। ठीक है, हर साल सितंबर में टिहरी में यह यात्रा होती है। ठीक है, कब होती है, सितंबर में होती है, और टिहरी में मनाई जाती है या टिहरी में होती है। फिर है देवोरा यात्रा। देवोरा यात्रा की बात करें तो पिथौरागढ़ में ये यात्रा मनाई जाती है। ठीक है, कहाँ मनाई जाती है, पिथौरागढ़ में ये यात्रा मनाई जाती है। पमाली कांठा केदार यात्रा। पमाली कांठा केदार यात्रा की बात करें तो टिहरी से लेकर रुद्रप्रयाग तक ये यात्रा होती है, और कितने किलोमीटर की है, 29 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। ठीक है, कहाँ से, टिहरी से शुरू होती है और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है वहाँ तक ये यात्रा जाती है। कब होती है, अगस्त और सितंबर में ये यात्रा होती है। ठीक है, अगली यात्रा है हमारी यहाँ पर सहस्त्रताल महासरताल यात्रा। सहस्त्रताल महासरताल यात्रा की बात करें तो भाद्रपद महीने में टिहरी से शुरू होती है और उत्तरकाशी तक ये यात्रा जाती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, टिहरी से, और कहाँ जाती है, उत्तरकाशी में ये यात्रा जाती है। ठीक है, चलिए फिर है वारुणी पंचकोशी यात्रा। वारुणी पंचकोशी यात्रा की बात करें तो 15 किलोमीटर की यह यात्रा उत्तरकाशी में होती है। आपको पता है वारुणा पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, वो उत्तरकाशी में है। तो 15 किलोमीटर की ये यात्रा है और उत्तरकाशी में होती है। और कहाँ से शुरू होती है ये यात्रा, देखिए जो मणिकर्णिका और बेड़ती है वहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। ठीक है, कौन कौन सी, शालमगाड़ और भागीरथी। तो शालमगाड़ और भागीरथी का संगम होता है और वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ उत्तराखंड के सांस्कृतिक संस्थान हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। तो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद जो है इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कहाँ है ये स्थित, देहरादून में स्थित है। ठीक है,
दूसरा है हमारा संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकेडमी की बात करें तो ये कहाँ है, तो कि संस्कृत अकादमी हरिद्वार में है और पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो हरिद्वार का जो जयराम आश्रम है, पेपर में प्रश्न बन चुका है कि जयराम आश्रम कहाँ स्थित है, ये हरिद्वार में है। तो जयराम आश्रम संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर ये संस्कृत अकादमी स्थित है। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, कई बार आपको अगर प्रश्न बन जाए कि संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो अगर वर्तमान की बात करें तो कौन होगा संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला है राज्य अभिलेखागार। राज्य अभिलेखागार की बात करें तो देहरादून में पहले क्षेत्रीय अभिलेखागार था, जिसको अब जो मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया है, राज्य अभिलेखागार बना दिया गया है। ठीक है, रंगमंडल की बात करें तो जो नाट्य कला है उसको विकास करने के लिए, उसके विकास के लिए रंगमंडल की स्थापना की गई है 2 जगह। कहाँ कहाँ? एक है देहरादून में और एक अल्मोड़ा में। ठीक है, आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से किस जगह पर रंगमंडल की स्थापना की गई है? एक है देहरादून, एक है अल्मोड़ा। अगला है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में है 2003 में। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना भी देहरादून में की गई है और इसी संस्थान के अंतर्गत 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ पर? देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में। तो आपको सीधा प्रश्न बन सकता है कि भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान के अंतर्गत इनमें से किस जगह पर महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है? तो आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चौथा आपको कुछ भी दे दिया जाएगा। फिर है लोक कला संस्थान। तो प्रश्न बन चुका है 2001 में जो यूडीए का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न बना था कि राज्य में जो लोक कला संस्थान है वो कहाँ है, तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, अब कुछ प्रमुख आभूषण हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कान के आभूषण हैं उनकी। तो कान में पहने जाने वाले कौन कौन से हैं? देखिए, मूर्खली है, कई बार पेपर में बनता है। मूर्खली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है। ठीक है, मूर्खली आभूषण। इसका अन्य नाम क्या है? देखिए, मूर्खली होगा या फिर मूर्खी पूछा जाए या फिर मुद्रा आभूषण पूछा जाएगा। ये कहाँ पहने जाते हैं? ये कान में पहना जाता है। इसके अलावा बुजनी व तुगियल। तो बुजनी आभूषण या तुगियल आभूषण ये कहाँ पहने जाते हैं? ये भी कान में पहने जाते हैं। और तीसरे वाले जो हैं कर्णफूल और कुंडल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, आप इसको आसानी से कर जाएंगे कि कान में। इंपॉर्टेंट है गोरख। तो गोरख आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में ये आभूषण पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर? कान में। फिर है नाक। तो नाक के आभूषण देख लेते हैं। तो देखिए, नाक में फूली आभूषण हो गया, ये भी नाक में पहना जाता है। ठीक है, फूली कहाँ है? नाक में पहना जाता है। बुलाक आभूषण या फुल्ली आभूषण ये भी नाक में पहना जाता है। और तीसरा वाला तो इजी है, नथुली या नथ, ये भी नाक में पहनी जाती है। फिर है गले के आभूषण। गले के आभूषण की बात करें तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तिलहरी। तिलहरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। ठीक है, तिलहरी आभूषण कहाँ है? गले में। हंसुला की बात करें तो नाम जो है, नाम देख के लग रहा है कि हाथ में, लेकिन हंसुला पहना जाता है गले में। ठीक है, और गुलबंद नाम से ही पता चल रहा है। चरे या चरयो जो आभूषण है ये भी गले में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रहार या फिर जो लॉकेट है, लॉकेट तो आपको पता ही है गले में पहना जाता है। फिर है कंधे। तो कंधे पर पहना जाता है सयूण या सांगल। तो सयूण सांगल जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? कंधे पर पहना जाता है। ठीक है, कमर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो कमर पर पहना जाता है तगड़ी। तो तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? प्रश्न बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर पर ये पहना जाता है। हाथ की बात करें तो हाथ में पहना जाता है धागुला या फिर खंडवे। तो धागुला या फिर खंडवे आभूषण कहाँ पहना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न बनेगा खंडवे आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। ठीक है, धागुला कहाँ पहना जाता है? हाथ में। गुंठी या ठवाक। तो गुंठी या ठवाक आभूषण जो है ये भी हाथ में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कलाई की बात करें तो ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था कि जो पौंजी है वहाँ पर इसको पौंजी लिखा गया था। ठीक है, वहाँ पर इसको क्या बोला गया था? पौंजी। तो आप इसको ऐसे भी याद रखना। ठीक है, तो पौंजी आभूषण कहाँ पहना जाता है या पौंची? ये पहना जाता है कलाई में। ठीक है, यानी कि हाथ में। बाजू की बात करें तो गोखले जो आभूषण है ये बाजुओं में पहना जाता है। ठीक है,
फिर है पैर में पहने जाने वाले आभूषण। पैर की बात करें तो पौंटा आभूषण, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऊपर आया था पौंजी वो पहना जाता है कलाई में, और जो पौंटा है ये पहना जाता है पैर में। इसके अलावा इमरती आभूषण, ये भी पैर में। कंडवा आभूषण या जिसको सुदभन भी है तो ये भी कहाँ पहना जाता है, ये भी पैर में पहना जाता है, ठीक है। अमृति तार जो है ये भी पैर में पहना जाता है, और झांवर जो आभूषण है ये भी पैर में पहना जाता है। इसके अलावा जो पैर की उंगली पर पहना जाता है तो जो पवलय आभूषण है, पवलय आभूषण, ये कहाँ पहना जाता है, पैर की उंगलियों पर, जिसको बिछुआ आभूषण भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बिछुआ भी बोला जाता है। ये कहाँ पहना जाता है, पैर की उंगली पर पहना जाता है। माथे पर की बात करें तो माथे पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो शीशफुल और बंदी या बांदी जो आभूषण है ये माथे पर लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे और भी हैं, जैसे बिंदी होती है, मांग टीका होता है, सारे माथे पर है, लेकिन वो काफ़ी जनरल है, आप आसानी से उनको कर जाएंगे, ठीक है। तो माथे के रहे शीशफुल यानी कि सर पे लगेगा, बंदी या बांदी इसको आप बिंदी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड का सांस्कृतिक तत्व वाला चैप्टर, हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ये खत्म हो चुका है चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉपर नोट्स यहाँ पर हमने बनाए हैं ताकि आपको पूरा किताब ना पढ़नी पड़े, आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की जनगणना है 2011 के अनुसार, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।